वेलकम टू सिविल माइंड्स एकेडमी डियर स्टूडेंट्स। और हम आगे जो लेक्चर है वो साइंस का आगे अब प्रोसेस करेंगे, है ना। तो देख सकते हैं अभी हम धातु निष्कर्षण पहले जब पढ़े थे, हम पढ़े थे अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का क्या पढ़े थे? अयस्कों का सांद्रण पढ़े थे। अयस्कों का सांद्रण, जिसमें हम अयस्क क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। और सांद्रण क्या होता है? जिसमें विलेय, जो विलेय, यहाँ विलेय क्या होगा? धातु होगा, ठीक है। जो धातु है यहाँ विलेय क्या होगा? अयस्क और अशुद्धि, है ना। अयस्क और अशुद्धि का क्या है? अयस्क और अशुद्धि का क्या है? अशुद्धि का विलयन है ना। अशुद्धि का विलयन है, जिसमें से हमको क्या करना है? अशुद्धियों को नेग्लेक्ट करना है और अयस्क का क्या करना है? इसकी सांद्रता को क्या करना है? बढ़ाना है। तो सांद्रता बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। तो पहले अयस्क का सांद्रण किए थे। अयस्कों के सांद्रण में हम लोग चार मेथड देखे थे। पहला गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा में फिर देखे थे चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरे में हम लिंचिंग प्रोसेस देखे थे और चौथे में जो देखे थे वो देखे थे रासायनिक पृथक्करण विधि। ये और एक देखे थे झाग उत्प्लवन विधि। रासायनिक पृथक्करण विधि को ही लिंचिंग विधि बोला जाता है, ठीक है। अब देखेंगे धातु का निष्कर्षण। पहला धातु का क्या हो गया? जो अयस्क है उसका क्या हो गया? सांद्रण हो गया, ठीक है, धातु प्राप्त करने के लिए। अब अयस्क का सांद्रण हो गया तो हमको जो अयस्क जो मिला है उसमें सांद्रता ज़्यादा है, धातु की सांद्रता ज़्यादा है, तो उसको क्या करेंगे? हम उसको निष्कासित करेंगे। इसलिए इसका नाम बोलेंगे धातु का निष्कर्षण या एग्जैक्शन। क्या बोलेंगे? एग्जैक्शन ऑफ मेटल। किसका? मेटल का हम क्या कर रहे हैं? एग्जैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तन पहला वाला जो है भर्जन और निस्तापन विधि। कौन सा? भर्जन और निस्तापन विधि द्वारा करेंगे, ठीक है। फिर अपचयन देखेंगे। अपचयन में कार्बन अपचयन विधि देखेंगे और एल्यूमिनियम तापी विधि को देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं भर्जन क्या होता है और निस्तापन क्या होता है, ठीक। देखो भर्जन जो होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। कि इसके प्रेजेंस में होगा? जो है ये जो भर्जन है वो किसके प्रेजेंस में होगा? भर्जन जो है ऑक्सीजन के वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। मतलब यहाँ पे किसका प्रेजेंस होगा? ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा। अगर पूछेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति कौन सी विधि में होती है? भर्जन, निस्तापन और भी दे देगा, है ना। तो क्या मानना है अपन को? भर्जन को मानना है। और निस्तापन में इसके जस्ट उल्टा होता है। इसमें वायु की अनुपस्थिति में इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और ये जो है सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। जो भर्जन है सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। और हम सल्फाइड अयस्कों के लिए जो सांद्रण है वो किस में देखे थे? झाग उत्प्लवन विधि में। तो उसमें अयस्कों का सांद्रण बोलेगा। और अयस्क के निष्कर्षण के भर्जन विधि में कौन से अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? कौन से अयस्कों का निष्कासन किया जाता है बोलेगा। तो कौन से अयस्कों का निष्कासन किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का। ऐसे अयस्क जो झाग छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड अयस्क करते हैं। ऐसे अयस्क जो झाग छोड़ते हैं या ऐसे अयस्क जिसमें सल्फाइड उपस्थित होता है, सल्फर उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड अयस्क बोलेंगे। सल्फाइड अयस्क को किया जाता है, ठीक है, सल्फाइड अयस्क। और लेकिन निस्तापन में ये जो है कार्बोनेट जो प्रेजेंस होता है, कार्बोनेट और हाइड्रेट, ठीक है, अयस्कों के लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। मतलब हाइड्रेट हाइड्रोजन की मात्रा और कार्बोनेट की मात्रा जहाँ पे उपस्थित है जिस अयस्क में, जैसे CaCO3 है ना, इसमें से मेरे को चूना निकालना है। इसमें से मेरे को क्या निकालना है? चूना निकालना है। तो CaO प्लस CO2 देख रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा हो तो देखो इसमें लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि इसमें क्या है? कार्बोनेट क्या अयस्क है? कार्बोनेट अयस्क है, ठीक है। अगर मैं Na2SO4, ठीक है, Na2SA4 है, ठीक है। तो इसमें किसका क्या निकालना है मेरे को? Na निकालना है, सोडियम निकालना है। तो SO2 जो गैस है वो क्या होगा? निकलेगा। क्या कौन सा गैस निकलेगा? SO2 गैस क्या करेगा? निकलेगा, ठीक है। तो SO2 गैस इसमें उत्पन्न होता है। तो अगर पूछेगा कि भर्जन में कौन सा गैस उत्पन्न होता है तो मारेंगे क्या? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर पूछेगा निस्तापन में कौन सा गैस उत्पन्न होता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। भर्जन और निस्तापन में बस इतना ही है, ठीक। नेक्स्ट जाते हैं अपचयन विधि में। देखें हम कार्बन अपचयन विधि देखें, एल्यूमिनियम तापी विधि। कार्बन अपचयन विधि में इसका मतलब क्या है? कि कार्बन अपचयन विधि मतलब क्या है? देखो इसमें कोक या कोयले के प्रेजेंस में अयस्कों का क्या किया जाता है? निष्कासन किया जाता है। किसके प्रेजेंस में? कोक,
ठीक है। इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है बहुत उच्च ताप पर, लगभग 700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है। देखो 3 धातु जो है मैग्नीज, ठीक है, जिंक और आयरन, ठीक है, ये देखना जरूरी है कि कौन से प्रोसेस में किस अयस्कों का निष्कासन किया जाता है। अगर यहाँ पे कार्बन अपचयन विधि दिखा है, कौन सा विधि दिखा है, कार्बन अपचयन विधि दिखा है, तो कार्बन अपचयन विधि में मैग्नीज, है ना, जिंक और आयरन का क्या किया जाता है, व्यावसायिक रूप से कार्बन न्यूनीकरण विधि द्वारा इसका क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। कार्बन न्यूनीकरण मतलब कार्बन को हटाने का प्रोसेस, ठीक है, कार्बन को क्या करना है, न्यूनीकरण, कम करना है, ठीक है, उस विधि द्वारा इसका अपचयन किया जाता है। ठीक है। विद्युत धनात्मक धातुओं के ऑक्साइड को सीमित हवा की उपस्थिति में, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ऑक्साइड अयस्कों का मतलब आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, इनके जो देखो कोई भी जो धातु रहता है वो अयस्क के रूप में रहता है, और अयस्क जो है वो ऑक्साइड, कार्बोनेट, है ना, ये सब के फॉर्म में क्या रहता है, उपस्थित रहता है, कहाँ पे, नेचर में। ठीक है। तो नेचर में वही बोल रहा है कि ऑक्साइड के सीमित हवा की उपस्थिति में क्या किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ब्लास्ट फर्नेस है, ये क्या है, ब्लास्ट फर्नेस है। ठीक है। इसको बोलते हैं अग्निशामक, ठीक है, अग्निशामक, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस के कोयले या कोक के साथ क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। मतलब मैग्नीज के ऑक्साइड, है ना, इसके ऑक्साइड, किसके, आयरन के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड, ऐसे धातुओं का, ऐसे अयस्कों का क्या किया जाता है, इस विधि द्वारा क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। इसको किसके साथ गर्म करते हैं, कोक के साथ गर्म करेंगे, और जब कोक के साथ गर्म करेंगे तो इसमें क्या मिलाया जाता है, अशुद्धि को गलाने के लिए क्या मिलाया जाता है, पदार्थ मिलाया जाता है। देखो अशुद्धि को गलाने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उसको बोलते हैं गालक, ठीक है। अशुद्धि को गलाने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है वो क्या कहलाता है, गालक। अशुद्धि को मतलब गलाने के लिए अशुद्धि जो रहता है, देखो अयस्क में क्या क्या रहता है, धातु और अशुद्धि, क्या रहता है, धातु और अशुद्धि, क्या रहता है, अशुद्धि, ठीक है, ठीक है। इस अशुद्धि को हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो इस अशुद्धि को निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, गलाएंगे। तो जब हम इसको गलाते हैं तो उस गलाने के लिए जो पदार्थ को डालते हैं उसको बोलते हैं क्या, गालक। अगर अशुद्धि क्षारीय है तो उसमें अम्लीय गालक का यूज़ किया जाता है, और अगर अशुद्धि अम्लीय है तो क्षारीय गालक का उपयोग किया जाता है। तो अगर अशुद्धि अम्लीय है तो क्षारीय गालक के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, और अगर अम्लीय है, अयस्क क्या है, क्षारीय है, अयस्क क्या है, क्षारीय है, तो अम्लीय गालक का उपयोग किया जाता है। जस्ट उल्टा, अयस्क अम्लीय तो गालक क्या हो जाएगा, क्षारीय। और अयस्क क्या होना चाहिए, अयस्क में अशुद्धि जो है क्या होना चाहिए, अगर क्षारीय है तो जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अम्लीय, क्या हो जाएगा, गालक। तो अम्लीय गालक के रूप में SiO3, है ना, सिलिकेट को, और इसमें इसको मिलाया जाता है। ठीक, देखो देखेंगे ये क्या है, अशुद्धि है, मान लेता हूँ SaO, ये क्या है, अशुद्धि है। इस अशुद्धि को हटाने के लिए मेरे को क्या, ये अशुद्धि है, ये क्या है, अशुद्धि है, मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसा अशुद्धि है। अशुद्धि क्या है, ये क्षारीय है, ये क्या है, क्षारीय अशुद्धि है, क्षारीय अशुद्धि। इसलिए मैं किसको मिला रहा हूँ, इसको मिला रहा हूँ। तो इसको मिला रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, CaO, ऐसा बन के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ये, ठीक है। क्या निकल जाएगा, CaSiO2 के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अगर A है, क्या है, ये अशुद्धि है, अगर ये अशुद्धि के रूप में उपस्थित है किसी अयस्क में, ठीक है, ये क्या है, अम्लीय है, ये क्या है, अम्लीय है, तो गालक क्या हो जाएगा, मैं इसको मिला दूंगा, ठीक है, फिर वही बन जाएगा। मतलब क्या है कि गालक जब मैं डालता हूँ तो वो अशुद्धि को गला के निकालता है, ठीक है। अगर क्षारीय गालक डाल रहा हूँ तो वो अशुद्धि जो रहेगा वो अम्लीय होगा, तब उसको निकालेगा, ठीक है, समझ में आया होगा। जस्ट क्या होता है, अशुद्धि के जस्ट उल्टा होता है क्या, गालक, ठीक है, जस्ट उल्टा उसको हम क्या करते हैं, डालते हैं उसको गलाने के लिए, ठीक है। ठीक, तो ऐसे करके हम गला के यहाँ पे काटते हैं, डाल देते हैं। अब क्या होता है कि ये धातुमल है, धातुमल क्या होता है मैं बताऊँगा कि अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि रहता है, अयस्क में ये जो धातुमल है वो क्या होता है, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है और जो गालक हम डालते हैं, है ना, जो गालक हम डालते हैं, उन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। क्या बोला मैं, धातुमल किसको बोलते हैं, जो
अशुद्धि उपस्थित रहती है, अशुद्धि उपस्थित रहती है वहाँ पे, ठीक है। और जो अशुद्धि उपस्थित रहती है वहाँ पे, और हम जो गालक डालते हैं, गालक डालते हैं, इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? धातु मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धातु मल, ठीक है। अशुद्धि क्या है? एक मल है धातु का, ठीक है। मल मतलब समझ रहे हो ना, गंदगी। तो अशुद्धि गंदगी है, ठीक है, उसको क्या करना है? हटाना है। तो उसके लिए गालक डाल रहा हूँ। तो धातु और गालक, सॉरी, अशुद्धि और गालक मिलकर क्या बना रहे हैं? धातु मल बना रहे हैं, ठीक है। धातु मल के रूप में यहाँ निकल जाता है, और हम क्या कर लेते हैं? अयस्क में जो धातु उपस्थित रहता है उसको निकाल लेते हैं। लेकिन वो धातु उच्च क्वालिटी का नहीं रहेगा, उसमें भी अभी भी कुछ क्या है? प्रेजेंट है, क्या? अशुद्धि। अब उस अशुद्धि को हटाने के लिए हम और कौन सा प्रोसेस करते हैं? तो वो प्रोसेस करते हैं शोधन का, ठीक है। वो प्रोसेस करते हैं शोधन का, उसको शोधन में देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कार्बन अपचयन विधि है, लेकिन धातु का क्या देख रहे हैं? निष्कासन देख रहे हैं, निष्कर्षण देख रहे हैं, ठीक। ठीक है, अब देखेंगे एलिमिनोतापी विधि। तो एलिमिनोतापी विधि द्वारा हम क्या क्या निकाल रहे हैं? एलिमिनोतापी विधि द्वारा, एलिमिनोतापी विधि द्वारा हम धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं। तो एलिमिनोतापी विधि में मैग्नीज और क्रोमियम, किसका? मैग्नीज और क्रोमियम धातु का क्या किया जाता है? मैग्नीज और क्रोमियम धातु का क्या किया जाता है? निष्कासन किया जाता है, ठीक है। देखो, भर्जित व निष्कासित अयस्क को, ठीक है, सिलिका युक्त कुर्सीबल पात्र में क्या करते हैं? इसमें ये जो पात्र दिख रहा है इसको कुर्सीबल पात्र बोलते हैं, ठीक है। इसमें डालते हैं, ठीक है, जिसमें किसकी उपस्थिति होती है? बेरिलियम परऑक्साइड की उपस्थिति होती है। देख रहे हो यहाँ पे बेरिलियम परऑक्साइड की उपस्थिति है, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ क्या? एल्यूमिनियम के साथ बेरिलियम परऑक्साइड की उपस्थिति है, और इसमें सिलिका को भर दिया जाता है। सिलिका को भर दिया जाता है, उसके बाद फिर इसमें मैग्नीशियम का फीता डाला जाता है। क्या डाला जाता है? फीता। जब फीता को डालते हैं उसके बाद फीता को क्या करते हैं? हम जलाते हैं। तो जब जलाते हैं तो उससे क्या होता है? एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। उष्मा निकलती है, उष्मा क्या होती है? निकलती है। उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी। जब ये एनर्जी जनरेट करता है, उष्मा जनरेट करता है ना, उष्मा क्या करता है? जनरेट करता है। तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे क्या? उष्माक्षेपी। तो जब उष्माक्षेपी होगा तो ये जो पूरा पात्र है ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। 300 नहीं है, ये 1300 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस है? 1300 डिग्री सेल्सियस। 1300 डिग्री सेल्सियस में गर्म हो जाती है, और जो धातु है वो निचली सतह में पिघली हुई अवस्था में प्राप्त हो जाती है। ये देखो, ये जो धातु है यहाँ पे क्या है? पिघली हुई अवस्था में उपस्थित है, ठीक है। और इस प्रकार हम उस धातु को क्या कर जाता है? प्राप्त कर लेते हैं। देखो, यहाँ उपस्थित है क्या? एल्यूमिनियम और बेरिलियम परऑक्साइड, और साथ ही साथ में यहाँ पे डाल दिए हैं अयस्क को। क्या को डाल दिए हैं? अयस्क को, ठीक है। मैग्नीशियम का फीता को डालते हैं, और फीता को जब जलाते हैं हम तो ये पूरा जो पात्र है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि उसमें से उष्मा निकलने लगती है। गर्म, हम इसको जला रहे हैं तो क्या होगा? ये गर्म होगा, और गर्म हो रहा है मतलब उष्मा क्या होती है? निकलने लगती है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, पूरा पात्र को गर्म कर दिया है। तो यहाँ पे जो अयस्क है उसमें जो उपस्थित धातु होगा, अयस्क में कौन क्या क्या उपस्थित है? धातु और अशुद्धि, ठीक है। उसमें जो धातु होगा वो क्या होगा? गलेगा, और गल करके निकल जाएगा यहाँ पे, और इससे हम क्या कर सकते हैं? धातु की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस प्रोसेस द्वारा कौन कौन से धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो क्रोमियम और मैग्नीज। ये ध्यान देने वाला बात है कि कौन से धातु का निष्कर्षण कौन से विधि द्वारा किया जाता है। पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, ये वाला को, कि मैग्नीज और जो क्रोमियम जो धातु है उसका किस विधि द्वारा किया जाता है? एल्यूमिनियम। और ये 300 नहीं है, 1300 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम जाते हैं शोधन में, ठीक है। दो हम देख लिए। देखो, पहले हम देखेंगे इधर, पहले हम देखे हैं धातु का सांद्रण, ठीक है। अयस्कों का सांद्रण, अयस्क को सांद्रण किया, उसके बाद उस अयस्क में से धातु को निकाले हैं, ठीक है। उस धातु को निकालने के लिए निष्कर्षण के लिए क्या देखें? ऑक्साइड, दो मेथड देखें। ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किए हैं पहले, उसके बाद फिर एक क्या देखें? अपचयन विधि देखें। कौन सा विधि? अपचयन विधि। तो ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन के लिए दो मेथड, कौन कौन सा? भर्जन और क्या देखें? निस्तापन। फिर अपचयन में गए, अपचयन में कार्बन अपचयन देखें और एल्यूमिनोतापी विधि देखें। कौन सा? एल्यूमिनोतापी और कार्बन अपचयन। अब इसके बाद धातु का निष्कर्षण हो गया। 3 प्रोसेस बताया था मैं, अयस्कों का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण, और तीसरा जो होगा वो धातु का क्या होगा? शोधन। इसमें हम शुद्ध रूप से धातु का प्राप्त करते हैं, ठीक है, शोधन में, ठीक है। शोधन के लिए 2 प्रोसेस है, एक जॉन विधि, ठीक है, जॉन विधि है, और एक वान आर्केल विधि है, ठीक है। वान आर्केल विधि और जॉन शोधन विधि, ठीक है। देखेंगे इधर जॉन शोधन। तो इसी
ये जो जॉन शोधन विधि है इस द्वारा क्या कर रहा हूँ मैं, धातु का क्या कर रहा हूँ, शोधन, धातु का क्या कर रहा हूँ, शोधन, धातु का शोधन कर रहा हूँ, ठीक है। शोधन या शुद्धिकरण बोल देंगे, क्या बोलेंगे, शुद्धिकरण, ठीक है। जॉन शोधन, सिलिकॉन और गैलियम, ये देख रहे हो, सिलिकॉन और जी, ठीक है, इसका शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है, कि ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन को विधि, इस विधि द्वारा शोधन किया जाता है, ठीक है। इसे प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि भी कहते हैं। ये ध्यान देने वाला बात है कि जॉन शोधन विधि को कौन सा विधि कहा जाता है, तो मारेंगे क्या, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि, ठीक है। इसमें क्रिस्टल निर्माण होगा, ठीक है, इसलिए क्रिस्टलीकरण विधि बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। और दोनों क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उपधातु होते हैं, जानते हो, ठीक है। इसलिए क्या होंगे, अर्धचालक होंगे, मतलब रूम टेम्परेचर में किसकी भांति व्यवहार करेंगे, धातु की भांति, लेकिन जब नॉर्मल टेम्परेचर जब ज़्यादा भी हो करेगा तब किसकी भांति व्यवहार करेंगे, ये लोग किसकी भांति व्यवहार करेंगे, ये लोग अधातु की भांति व्यवहार करेंगे, ठीक है। इसलिए ये अर्धचालक है जिससे सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो भी जान लेना कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सोलर सेल में इसका उपयोग किया जाता है। धातु को पहले हम क्या करते हैं, बेलनाकार रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ये जो धातु है, मेटल रॉड है, इसको क्या करते हैं, और रॉड में परिवर्तित करते हैं बेलनाकार के रूप में, ठीक है। उसके बाद फिर एक सॉफ्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉफ्ट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं और उसको क्या करते हैं, एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे में ले जाते हैं, ठीक है। धातु क्रिस्टलीकृत अवस्था में प्राप्त है। जब मैं इसको ये जो क्या है, ये क्या है, सॉफ्ट है, ये क्या है, सॉफ्ट है, ये क्या है, सॉफ्ट, ठीक है। इस सॉफ्ट को मैं एक सिरे से दूसरे सिरे में क्या कर रहा हूँ, ले जा रहा हूँ। तो जब ये जो मेटल का रॉड बना हुआ है, ठीक है, ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के मेटल का रॉड बना हुआ है, जब इसमें मैं इसको सॉफ्ट को गर्म करता हूँ और एक साइड से दूसरे साइड क्या करता हूँ, ले जाता हूँ, एक साइड से दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो इसमें जो अशुद्धियाँ रहेंगी वो यहीं रहेंगी, अशुद्धि जो रहेंगी वो यहीं रहेंगी, लेकिन जो धातु रहेगा वो धातु गल करके नीचे आ जाएंगे, गल करके क्या हो जाएंगे, गल कर नीचे यहाँ पे धातु अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। और ये धातु पहले गले हैं, ठीक है, लेकिन जब ये ठंडा होंगे तो कौन सा अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे, क्रिस्टल अवस्था में। कौन सा अवस्था में, क्रिस्टल अवस्था में। इसलिए इस विधि को प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि भी बोला जाता है। बोला हूँ ना कि क्रिस्टल बनते हैं इसमें धातु, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि। प्रभाजी क्यों, क्योंकि इसको हम गला रहे हैं, ठीक है, तो गला रहे हैं और क्या मेटल रॉड है, ठीक है, इसको पहले मेटल रॉड में परिवर्तित कर दिए हैं, फिर गला रहे हैं, ठीक है, एक सॉफ्ट को गर्म करके एक सिरे से दूसरे सिरे ले जा रहे हैं, तो धातु यहाँ पे क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में। समझ में आ गया मेरे ख्याल से, है ना, कि ये क्या है, जॉन शोधन विधि। क्या है ये, जॉन शोधन विधि। और इससे हम जो धातु प्राप्त करेंगे वो शुद्ध धातु होगा, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं देखेंगे वान आर्केल विधि। क्या देखेंगे, वान आर्केल विधि। वान आर्केल विधि में देख रहे होगे ये तंतु है, ये क्या है, तंतु, ठीक है देखो, टाइटेनियम धातु का शोधन इसी विधि द्वारा। तो पहले बात तो टाइटेनियम को क्या बोलते हैं, तो टाइटेनियम को जो बोलते हैं वो बोलते हैं रणनीतिक धातु। क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, है ना, टाइटेनियम क्या है, रणनीतिक धातु है। क्या है, रणनीतिक धातु बोला जाता है। पूछेगा टाइटेनियम क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन देगा क्या, रणनीतिक धातु, तो रणनीतिक धातु को मार देना। और बोलेगा कि टाइटेनियम धातु का शोधन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, वान आर्केल विधि द्वारा, ठीक है। पूछेगा कि अब देखो टाइटेनियम है, वैसे प्लेटिनियम है, ठीक है, प्लेटिनियम को बोला जाता है सफ़ेद सोना। क्या बोला जाता है, सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना किस धातु को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, प्लेटिनियम को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे टाइटेनियम धातु इस शोधन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस विधि अस्थायी वाष्पशील धातु के लिए जिनकी अशुद्धियाँ यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं। टाइटेनियम धातु का जो अशुद्धि है, उसमें जो उपस्थित अशुद्धि है वो यौगिक का निर्माण नहीं करती है, और इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। टाइटेनियम में क्या करते हैं, यहाँ पे एक टाइटेनियम धातु को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, टाइटेनियम का रॉड बना के। उसके बाद फिर यहाँ पे हम बल्ब लेते हैं, बल्ब में जो आयोडीन उपस्थित रहता है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोड़ते हैं ना, फिर क्या होता है, वो वाष्पीकृत हो जाता है। क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। जब वाष्पीकृत होकर के यहाँ पे जब उड़ता है तो धातु जो है ना, ये जो तंतु है, तंतु में क्या हो जाता है, बैठ जाता है, ठीक है, और अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। जब धातु बैठ जाता है, ठीक है, जो धातु जब बैठ जाता है तो ये क्या है, ये तंतु है, इसके साथ क्या नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं, यौगिक का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। देखेंगे अब इसको क्लियर कट समझेंगे।
पूरा देखेंगे। निर्वात की उपस्थिति में आयोडीन युक्त बल्ब को तोड़ने पर उपस्थित आयोडीन टाइटेनियम से अभिक्रिया करके टाइटेनियम आयोडाइड के रूप में गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण उपस्थित तंतु में टाइटेनियम धातु एकत्रित हो जाते हैं। इसका यही चीज़ बोला हूँ मैं कि यहाँ पे टाइटेनियम धातु है, ठीक है, और उसके साथ अशुद्धियाँ भी उपस्थित हैं, लेकिन टाइटेनियम धातु यौगिक का निर्माण नहीं करती है। क्या नहीं करती है? यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं। जब टाइटेनियम धातु है यहाँ पे और यहाँ पे मैं बल्ब को ला के तोड़ता हूँ, निर्वात में रखता हूँ, इसको ये जो पूरी प्रक्रिया होगा किस में होगा? वैक्यूम में होगा, मतलब निर्वात में होगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर रखता हूँ तो टाइटेनियम आयोडाइड, ठीक है, इसके फॉर्म में क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत होकर के क्या हो जाते हैं? यहाँ पे ये जो तंतु है, तंतु में क्या हो जाता है? वो जो धातु है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। अब तंतु के साथ धातु रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हम धातु को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। धातु क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, और अशुद्धियाँ गैस के रूप में बाहर चले जाती हैं। बात समझ में आ गया होगा? ये वन आर्कल विधि, ठीक है। इसे रणनीतिक धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग जो है औजार निर्माण में किया जाता है, ठीक है। देख रहे हैं, औजार निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रणनीतिक धातु कहा जाता है, ठीक है। तो धातु का शोधन होगा, ठीक है। तो हम अयस्क से या खनिज से, ठीक है, धातु का निष्कासन कर लिया, ठीक, समझ में आ गया होगा सब लोग को। तो हमको ऐसे टाइप से, ऐसे जो अयस्क हम लोग पढ़े हैं, कितने सारे अयस्क, बहुत सारे अयस्क पढ़े हैं, सबको रटना है, ठीक है। तो उन सब अयस्कों में से जो धातु रहता है वहाँ पे उपस्थित, उसको हम क्या कर रहे हैं? निकाले हैं। उसको हम क्या किए हैं? निकाले हैं। जब हम उसको निकाले हैं, उसके बाद क्या प्राप्त हुआ? हमको शुद्ध धातु प्राप्त हुआ, ठीक है। अब शुद्ध धातु के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या? मिश्र धातु। अब मिश्र धातु क्या होता है? तो मैं तो बताया था कि मिश्र धातु एक क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। किसका? ठोसों का। ठोसों का क्या होता है? समांगी मिश्रण, ठीक है। तो दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है, ठीक है। दोनों क्या है? ठोस है, ठीक है। इनकी आवश्यकता, ठीक है, इनकी आवश्यकता क्यों होती है? तो इनकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है कि हमको जैसे स्टील निर्माण करना है, ठीक है, BSP भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, वहाँ पे स्टील निर्माण करते हैं जिसमें से आयरन और कोक मतलब कोयला, ठीक है, ये दोनों क्या है? महत्वपूर्ण तत्व हैं, ठीक है, वहाँ के लिए, ठीक है। तो आयरन हम लोग लाते हैं इधर से बैलाडी बोल रहा हूँ, ये राव घाट से। उसके बाद फिर कोयला कहाँ से लाएंगे? कोरबा से या फिर बालाघाट एरिया से, इधर से कोयला लाते हैं, ठीक है, BSP के लिए। तो वो दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? स्टील बनता है। स्टील ज़्यादा कठोर होता है या फिर क्या बोलते हैं अपना, लोहा ज़्यादा कठोर होता है? तो जनरल सी बात है, स्टील ज़्यादा क्या होता है, उसमें गेनिंग कैपेसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। बियर गेनिंग कैपेसिटी जो होता है, वेट बियर गेनिंग कैपेसिटी क्या होता है? उसमें ज़्यादा होता है। बियरिंग कैपेसिटी अगर पढ़े होगे तो, ठीक है, तो वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है स्टील में। किसके कंपेयर में? उस धातु के, किस धातु के? आयरन के कंपेयर में, ठीक है। तो इसलिए देखो, धातु को जब कठोर बनाना होता है तो मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। धातु की सक्रियता जब बढ़ानी होती है तो मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। धातु को क्रियाशीलता, सक्रियता और क्रियाशीलता सेम ही है, ठीक है, क्रियाशीलता बढ़ानी हो तो इसका उपयोग किया जाता है। धातु का गलनांक कम करना हो, क्या करना हो? गलनांक को कम करना हो, मतलब उसकी जो गलन की जो गलनांक क्यों कम करेंगे? गलनांक इसलिए कम करेंगे क्योंकि अगर धातु का गलनांक कम होगा तो हम उसको जल्दी से गलाएंगे, और जल्दी से गला के क्या कर सकते हैं? कम टेम्परेचर में गला करके हम उसको क्या कर सकते हैं? अपन को जो शेप चाहिए उस अवस्था में हम उसको क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं। इसलिए इस मिश्र धातु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ठीक, कुछ मिश्र धातु हैं। देखो, मिश्र धातुओं को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है फेरस, ठीक है, फेरस मतलब होता है आयरन जिसमें आयरन प्रेजेंस हो, ठीक है, और एक होता है नॉन फेरस। नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन प्रेजेंस ना हो, ठीक है। फेरस नॉन फेरस का मतलब वही है। देखो, आयरन में अगर 2+ चार्ज होता है तो इसको फेरस बोलते हैं। ध्यान देना है ना, 2+ चार्ज होता है तो क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। अगर आयरन में 3+ चार्ज होता है तो इसको फेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिक। तो कभी कभी सुनते होगे फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, क्या सुनते होगे? फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। तो जब फेरिक ऑक्साइड का बात होता है तो उसमें क्या होता है? 3+ आयन होता है। किसमें? आयरन में, ठीक है। अगर फेरस का बात होता है तो 2+ आयन होता है, ठीक है, ठीक। तो ये जो फेरस है, ये इसकी उपस्थिति अगर कहीं पे है तो उसको बोलेंगे फेरस मिश्र धातु। क्या बोलेंगे? फेरस मिश्र धातु। और अगर प्रेजेंस नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन फेरस मिश्र धातु। और ये जो लिखा है, देखो, फेरस जो मिश्र धातु है उसमें देखेंगे इस्पात। इस्पात मतलब क्या होता है? स्टील। इस्पात मतलब क्या होता है जी? स्टील। स्टील में किसका उपयोग किया जाता है? आयरन और कार्बन। तो आयरन और कार्बन
के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया इस्पात, नाइक्रोम, एल्निको, क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? इस्पात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस्पात। ठीक है। नाइक्रोम, नाइक्रोम के क्या होगा? इसमें निकिल होगा और क्रोमियम होगा। नाइ से निकिल कर लेना, क्रोम से क्रोमियम कर लेना, और फेरस है इसलिए क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंस क्या होगा? आयरन का प्रेजेंस होगा। ठीक है। एल्निको, एल मतलब एल्यूमिनियम कर लेना, नी मतलब निकिल कर लेना, को मतलब कोबाल्ट कर लेना, और इसमें फेरस है इसलिए इसमें ये तो प्रेजेंस होगा ही क्या? आयरन। ठीक है। तो समझ जाएंगे कि अगर बोलेगा आयरन, निकिल और क्रोमियम, इनके मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? नाइक्रोम। बोलेगा एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और क्या? आयरन, इन चारों के जो मिश्र धातु है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एल्निको। ठीक है। अब ये नॉन फेरस है ना, इसको ध्यान नहीं देंगे, ये नॉन फेरस यहाँ पे लिखा गया है, ये क्या है? फेरस। ये क्या है? फेरस है। नॉन फेरस में देखेंगे, नॉन फेरस में मिश्र धातु के रूप में पहला देखेंगे पीतल। क्या देखेंगे? पीतल। पीतल में उपस्थित होता है कॉपर और जिंक। इसको याद करने का तरीका है पीताजी। ठीक है, पीताजी, पीताजी। ठीक है। पी फॉर पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। तो तांबा और जिंक के मिश्रण को क्या बोलेंगे? पीतल। ठीक है। कांसा, कांसा कॉपर और टीन, कॉपर और टीन के मिश्रण को, कॉपर और टीन के मिश्रण को क्या बोलते हैं? कांसा। क्या बोलते हैं? कांसा। कांसा किसको बोलते हैं? कॉपर और टीन के मिश्रण को। इसको याद करने का तरीका है कांटता, कांटता। का से कांसा, टा से टीना और ता से तांबा। ठीक है। कृत्रिम सोना, जो बात करते हैं हम कृत्रिम सोना का, तो कृत्रिम में मैं बोला था ना कि कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाया जाता है। कॉपर और एल्युमिनियम को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि उसका क्या करना होता है? डक्टिलिटी को बढ़ाना होता है, उसकी तन्यता को बढ़ाना होता है। जब उसकी तन्यता बढ़ती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? अलग अलग शेप में क्या करते हैं? उसको ढालते हैं। इसलिए जो देखते हैं ना तनिष्क, ये सब जो जितने भी क्या बोलना चाहिए, आकृति के रूप में सोना रहते हैं ना, अलग अलग टाइप से डिज़ाइनिंग, ठीक है, वो कृत्रिम सोना कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? कृत्रिम सोना कहलाएंगे। उसमें किसका मिश्रण होता है? तो उसमें मिश्रण होता है कॉपर और एल्युमिनियम का। ठीक है। मुद्रा धातु, मुद्रा धातु मतलब जो मुद्रा का निर्माण होता है, जिस मुद्रा का क्या होता है? निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? मुद्रा धातु बोलते हैं। उसमें तांबा, टीन और फास्फोरस का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है। उसका क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है। गन मेटल, क्या? गन मेटल। ठीक। गन बनाने के लिए इस मेटल का उपयोग किया जाता है। बंदूक तथा मशीनों के लिए इसका क्या किया जाता है? मतलब इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है। गन मेटल में क्या क्या? तांबा होगा, टीन होगा और क्या होगा? जिंक होगा। ठीक है। उसके बाद फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम, एलियम, एलियम मतलब एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। याद करने का यही तरीका है ना, मैग्ने तो मैग्नीशियम, इलियम तो एल्यूमिनियम। ठीक है। क्या है यार? ड्यूरेलुमिनी। ठीक है। तो इसमें कॉपर रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा और एल्यूमिनियम रहेगा। ठीक है। सोल्डर के लिए किसका उपयोग होता है? लेड का। और किसका उपयोग किया जाता है? टीन का। किसका उपयोग किया जाता है? टीन का। ठीक है। सोल्डर मतलब समझ रहे हो? साल्डर जो मशीन होती है जिसमें साल्डरिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो साल्डर यूज़ किया जाता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? पीबी और किसका? एसएन, टीन का और लेड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लेड और टीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन में कि साल्डर में कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है, ऑप्शन में लेड और टीन दिया होगा तो लेड और टीन को मारना है। ठीक है। पूछेगा पीतल में, ठीक है, तो मार देना है, जो लिखा है इसको रट देना है। ठीक है। अब पहले पीतल का बात करते हैं। पीतल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पीतल का उपयोग किया जाता है बर्तन में। ठीक है। बर्तन बनाने में पीतल का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ तार में, किसमें उपयोग किया जाता है? तार में। उसके बाद फिर मशीनों में, किसमें उपयोग किया जाता है? मशीनों में। ठीक है। मशीन, तार, बर्तन। ठीक है। कांसा का उपयोग बर्तन में, कांसा का बर्तन होता है। ठीक है। मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम सोना का आभूषण और मूर्ति बनाने में किया जाता है। मुद्रा धातु का, तो मुद्रा धातु मतलब मुद्रा निर्माण। ठीक है। गन मेटल का देख रहे हैं, बंदूक, मशीनों के पुर्जे के रूप में इसके उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम का निर्माण क्या किया जाता है? वायुयान और जहाज बनाने में। ठीक है। वायुयान और जहाज बनाने, याद रखेंगे, वायुयान और जहाज बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम। ड्यूरेलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वायुयान, इसका भी उपयोग कहाँ किया जाता है? वायुयान में। प्रेशर
प्रेशर कुकर जो है ना घर में रहता है, हाँ उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसको बनाने में, ठीक है। सोल्डर में तो समझ गए होगे, ठीक, नहीं जाते अब पढ़ते संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, देखो संक्षारण जो होता है वायुमंडल में जो उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं, है ना, उससे अगर कोई धातु क्रिया कर ले, उससे अगर कोई धातु क्रिया कर ले, है ना, और एक हमको ऐसा धातु दे दे जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, अवांछनीय रूप में अवांछनीय रूप से उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन। अवांछनीय मतलब हम जो नहीं चाहते हैं वैसे परिवर्तन हो जाए उस धातु में, किसके कारण, अशुद्धि के कारण। किस में उपस्थित होगा वो अशुद्धि, वायुमंडल में। तो वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धि के कारण धातु में होने वाले अनवांछित परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। तो संक्षारण का क्या कारण हो सकता है, तो धातु की प्रकृति, ठीक है, धातु कितना क्रियाशील है ना, उस पर क्या होगा, डिपेंड करेगा। धातु जितना ज़्यादा क्रियाशील उतना ज़्यादा क्या होगा, संक्षारण होगा। जैसे कि लोहे में जंग लगना, किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का एग्जाम्पल है, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धि उस पर डिपेंड करेगा। अशुद्धि किस रूप में रह सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रह सकती है, ठीक है, नमी के रूप में अशुद्धि रह सकती है, ठीक है, और किसके रूप में अशुद्धि रह सकती है, ऑक्सीजन के रूप में अशुद्धि रह सकती है। ये सब जो उपस्थित, इनकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, धातुओं में संक्षारण होते हैं। धातुओं में क्या होते हैं, संक्षारण होते हैं। धातु का पीएच मान क्या होना चाहिए, कम हो जाए। कम पीएच मान वाले जो धातु हैं उनका क्या होगा, जल्दी से जल्दी, मतलब अगर कम पीएच वाले धातु है ना तो इनका जो संक्षारण है, संक्षारण दोगुना होगा। क्या होगा, दोगुना। धातु का पीएच वैल्यू मतलब धातु में जो उपस्थित विलयन का, कोई भी विलयन का, ठीक है, धातु मतलब मिश्र धातु का भी बात कर लो कि मिश्र धातु का हम देख रहे हैं पीएच वैल्यू मान लो 3 है, ठीक, उसमें पीएच वैल्यू क्या है, मान लो 3 है, मतलब पूरी तरह से अम्लीय गुण पाया जाता है। पूरी तरह से क्या गुण पाया जाता है, अम्लीय गुण। तो जितना ज़्यादा अम्लीय गुण होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धि के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसमें जो संक्षारण की दर है ना वो दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, ठीक है। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति पर डिपेंड करेगा। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति, जैसे आयरन है तो आयरन, देखो आयरन ऐसा होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे जंग लग रहा है, यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो अशुद्धि है, अशुद्धि वाला जो जगह है वो कैथोड के भांति व्यवहार करेगा और जो शुद्ध वाला जो पार्ट है वो एनोड के भांति व्यवहार करेगा। तो एनोड और कैथोड उपस्थित मतलब विद्युत का अपघटन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य की उपस्थिति के कारण, ठीक है। धातु में विकृति, जितना ज़्यादा विकृति होगा धातु, विकृति मतलब जितना ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा धातु होगा उतना ज़्यादा उसमें जंग लगने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ठीक, इसके उपाय कि संक्षारण से हम कैसे बचा सकते हैं धातुओं को, तो इसके उपाय में आएगा कि कम क्रियाशील धातु में अधिक क्रियाशील धातु का लेप लगा देते हैं। जैसे कि ये आयरन है, इस आयरन में हम लेप लगा देते हैं किसका, जिंक का। इस आयरन में किसका लेप लगा देते हैं, जिंक, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, है ना। जिंक अगर हम लेप लगा देते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। और उसमें जब हम लेप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो रिएक्शन है वो आयरन के साथ ना करके अशुद्धि किसके साथ करेगा, जिंक के साथ। जैसे ये आयरन है, इसमें लेप लगा दिया हूँ मैं किसका, जिंक का क्या कर रहा हूँ, परत चढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो ये जो अशुद्धि है, ये वायुमंडल में जो अशुद्धि है, ये यहाँ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो क्रियाशीलता है वो क्या होगा, शीलता क्या है, कम है। इसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। लेकिन इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है क्योंकि अधिक क्रियाशील वाला धातु को मैं क्या कर दिया हूँ, वहाँ पे चढ़ा दिया हूँ। तो ये डायरेक्ट इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेरा ये जो धातु है ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और इससे मैं संक्षारण से क्या कर सकता हूँ, इसको संरक्षित रख सकता हूँ, ठीक है। जंगरोधी विलयन का प्रयोग करके, ठीक है, जंगरोधी विलयन मतलब ऐसे विलयन जिसमें जंग न लगे, ठीक है, जो अशुद्धि को क्या करे, प्रतिरोध करे, ठीक है। वैसे विलयन को क्या बोलेंगे, जंग रोधी विलयन बोलेंगे। जैसे कि सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम फॉस्फेट क्या है, जंग रोधी विलयन है, Na2PO3, ठीक है, ये क्या है, सोडियम फॉस्फेट। तो सोडियम फॉस्फेट का भी उपयोग कर सकते हैं। ग्रीस या तेल लगा देंगे, ठीक है, ग्रीस या तेल लगा देंगे उसमें, ठीक है, तो क्या किससे बच सकते हैं, संक्षारण में। जहाँ रहोगे ग्रीस उपयोग किया जाता है ट्रैक्टर वेक्टर ये सब में, क्यों उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक लुब्रिकेंट के लिए उपयोग किया जाता है और एक किसके लिए उपयोग किया जाता है, इसके लिए कि संक्षारण से बच जाए, ठीक है, जंग लगने से बच जाए वो, ठीक है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक,
लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे का जो अशुद्ध पार्ट है, लोहे का जो अशुद्ध पार्ट है, जो अशुद्ध पार्ट है वो कैथोड के भांति व्यवहार करेगा और लोहे का जो शुद्ध पार्ट है वो एनोड के भांति। अभी बताया हूँ मैं थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे अगर अशुद्धि उपस्थित है तो ये जो अशुद्धि है, अशुद्धि के साथ या ये जंग किसके भांति व्यवहार करेगा? कैथोड के भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अशुद्धि किसके भांति व्यवहार करेंगे? कैथोड के भांति व्यवहार करेंगे। और शुद्ध लोहा किसके भांति व्यवहार करेगा? एनोड के भांति व्यवहार करेगा। ठीक, पूछता है ना, कि लोहे के संचारण के विधि में, है ना, प्रोसेस में जो प्रक्रिया है उसमें शुद्ध लोहा किसके भांति व्यवहार करेगा? तो एनोड मारना है। अशुद्ध लोहा किसके भांति व्यवहार करेगा? तो मारना है कैथोड। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखेंगे लोहे में जंग लगना देखेंगे तो लोहे का जंग लगने का रासायनिक सूत्र पूछता है, कुछ नहीं पूछता है, लोहे की जंग लगने का रासायनिक सूत्र बताइए। तो मारना है Fe2O3.XH2O। ठीक है, इसको क्या करना है? मारना है। ठीक है, कुछ नहीं पूछेगा ना, पूरा प्रोसेस तो नहीं पूछेगा, उसमें पूछेगा क्या कि लोहे की जंग लगने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मारेंगे फेरिक ऑक्साइड। इसको और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड लिखेगा, फेरिक ऑक्साइड, या फिर लिखेगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो मारना है ये वाला फॉर्मूला देगा तो फॉर्मूला को मार देना है, अगर फेरिक ऑक्साइड लिखेगा तो फेरिक ऑक्साइड को मार देना है। ठीक है, तो देखो जो जल है, जल, ठीक है, जल मतलब नमी, तो नमी का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन गैस जो वायुमंडल में उपस्थित है, ऑक्सीजन गैस जो वायुमंडल में उपस्थित है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको? जब जो आयरन है, ठीक है, वो क्या होगा? Fe2+ में परिवर्तित होगा। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? छोड़ेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये लेगा। ठीक है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये किसका निर्माण कर देगा? वहाँ पे नमी का निर्माण करेगा। किसमें? उस लोहे में। ठीक है, जब लोहे में नमी का निर्माण हो जाता है तो Fe आया, ये वहाँ पे उपस्थित क्या हो गया? वहाँ पे उपस्थित क्या? ऑक्सीजन और H+ आयन जो H2O है, इसमें H+ आयन और OH- आयन में ये टूटता है। ठीक है, H+ आयन इसमें से आकर के यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया? तो Fe2+ मतलब फिर से ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। फिर से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है और H2O का निर्माण यहाँ पे और अलग से हो रहा है। H2O का निर्माण और अलग यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है, Fe2+ आयन लोहे की सतह पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये जो देखो पहले तो ये बनेगा, Fe2+ बनेगा, यहाँ पे डायरेक्ट फेरिक ऑक्साइड लिख दिया है। ठीक है, डायरेक्ट फेरिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा, पहले बनाएगा फेरस ऑक्साइड। क्या बनाएगा? पहले फेरस ऑक्साइड। जब ये Fe2+ प्लस OH, ये जो OH, ये वाला जो OH है, ये यहाँ पे आएगा माइनस, ये क्या बनाएगा? FeOH का ट्वाइस। ठीक है, FeOH का ट्वाइस, 2 है ना यहाँ पे, 2। ठीक है, ये इसका निर्माण करेगा, इसको बोलेंगे फेरस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड। जब ये फेरस ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा, उसके बाद नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखो FeOH का ट्वाइस प्लस नमी मतलब जल प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये निर्माण करेगा Fe2O3.H2O। क्या H2O? XH2O। वो डिपेंड करेगा किस पे? उसके मॉलिक्यूल पे। किसके मॉलिक्यूल पे? H2O के। ठीक है, समझ में आया होगा। तो पूछेगा कि जंग लगने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र है ये फेरिक ऑक्साइड। इसको मारना है, इसको नहीं मारना है। ये क्या है? मीडियरी प्रोसेस में जो प्राप्त हमको क्या हो रहा है? एक यौगिक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड में पहले फेरस ऑक्साइड बनेगा, मतलब जंग लगने में पहले क्या बनेगा? फेरस ऑक्साइड बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड। जब फेरिक ऑक्साइड बनेगा तो वही हमारा जो जंग लगने का जो रासायनिक सूत्र है वही होगा। ठीक है, जंग लगना भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल देखते हैं।